जी। बेटी बेगलोजीन ऑटोटेमसेल, ये नाम है थैलेसीमिया के पेशेंट्स जो कि ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट हैं उनके लिए जो जीन थेरेपी डिवाइस हुई है उसका नाम है, इसको ये जिंटेग्लो के नाम से जो कमर्शियली अवेलेबल है और एफडीए अप्रूव्ड है विद 90% सक्सेस रेट। सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट इसी का है। इसके बाद स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और फिर लसपेटरसेप्ट आती हैं, फिर उसके पीछे जो हैं थैलिडोमाइड और हाइड्रोक्सीयूरिया वगैरह आती हैं। तो सबसे जो एक्यूरेट और सबसे जो गोल्ड स्टैंडर्ड क्योर है वो इससे अवेलेबल है। अच्छा, सबसे आखिर में हम इसकी इसकी हम आपको कॉस्ट भी बताएंगे कि ये कितने की है। सबसे पहले ये है कि जीन थेरेपी कैसे होती है और क्या है, इसका हमने थोड़ा सा जिक्र तो किया था पिछली वीडियो के अंदर, जिसको हमने इंग्लिश में भी डब किया विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, और उर्दू में भी, वो उर्दू हिंदी या जो भी लैंग्वेज है उसमें हमने इसको बताया। तो अब ये है कि उस वीडियो को भी जहन में रखें और इसको भी थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। थैलेसीमिया जो है वो एक कंजेनिटल डिसऑर्डर है, म्यूटेशन से होता है। म्यूटेशंस बहुत सारी हो सकती हैं, नियरली 1000 से ज़्यादा, बल्कि 1200-1300 के करीब म्यूटेशंस थैलेसीमिया की अब तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। तो लेकिन उन सब के लिए ट्रीटमेंट एक ही है और वो ये जीन है। ये नहीं कि उसमें ये नहीं है कि फ़लाँ म्यूटेशन है तो फ़लाँ जीन उसकी करेक्शन होगी, फ़लाँ म्यूटेशन है तो फ़लाँ जीन, सारी म्यूटेशन के लिए एक ही क्योर है। म्यूटेशन आइडेंटिफाई हो जाती है। थैलेसीमिया की जीन जो है वो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा स्टडी की गई ह्यूमन रेस की जीन है। उसकी एक वजह ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट डिसऑर्डर है। हमारे जैसे मुल्कों में तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, इनमें तो इसके पेशेंट्स करोड़ों के अंदर हैं, यानी मोर देन 100 मिलियन इसके पेशेंट्स होंगे, कैरियर्स होंगे या इसके पेशेंट्स होंगे। तो कैरियर भी पोटेंशली एक पेशेंट होता है, वो अगली जनरेशन में वो उसको पोटेंशली दे सकता है, एक नया जब जब जनरेशन होनी है। तो कैरियर को आइडेंटिफाई करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट को आइडेंटिफाई करना और उसको ट्रीट करना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आज ये जीन आइडेंटिफाई हो चुकी है, इसका लोकस आइडेंटिफाई हो चुका है, ये डीएनए में किस जगह पे वो आइडेंटिफाई हो चुकी है, कौन से फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, डीएनए फैक्टर्स और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, वो भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। तो उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हुए साइंटिस्ट ने ये जीन डेवलप की है जिसका नाम बेटी बेगलो जीन ऑटोटेमसेल के नाम से है और जिंटेग्लो के नाम से ये अवेलेबल है। ये जीन डिवाइस की है जो कि 90% क्योर है थैलेसीमिया का। होता कैसे है ये? ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन ये ऑटोलोगस होता है, यानी कि पेशेंट के स्टेम सेल्स पेशेंट को ही दिए जाएंगे। ये कैसे होता है कि जो पेशेंट है उससे स्टेम सेल, जो कि डिजीज पेशेंट है एक, उससे स्टेम सेल उसके हार्वेस्ट किए जाते हैं। हार्वेस्ट करने से पहले कुछ अर्सा के लिए हमें पेशेंट की हीमोग्लोबिन को, बाज़ लोगों को 10 है या 11, 10-11 से ऊपर रखना पड़ता है विद रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन्स। फेरिटिन को कंट्रोल करना पड़ता है। और हार्वेस्ट कैसे करते हैं? हार्वेस्ट करने के लिए जो है GCSF, ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, फिलग्लास्टम के नाम से आता है ये। वो पेशेंट को उसके टीके लगाए जाते हैं और प्लेरिक्साफोर एक कंपोनेंट है, एक मेडिसिन है, उसके टीके पेशेंट को लगाए जाते हैं, प्लेरिक्साफोर। तो उससे पेशेंट के जो स्टेम सेल्स हैं वो मोबिलाइज कर जाते हैं, वो रिन्यू करना शुरू कर देते हैं और उनका तादाद बढ़ जाती है और वो ब्लड में आ जाते हैं। तो ब्लड से पेशेंट को एक मशीन के साथ लिटाया जाता है, उसको एफरिसिस की मशीन कहते हैं।
उस मशीन में जिस तरह डायलिसिस की मशीन होती है, एक साइड से ब्लड आता है और मशीन के अंदर से गुजरता है और दूसरी साइड से पेशेंट को ब्लड चला जाता है और उसमें से सिर्फ स्टेम सेल्स जो हैं वो बाहर निकाल लिए जाते हैं। तो जो मिनिमम स्टेम सेल्स की जो डोज चाहिए होती है वो है 50 लाख स्टेम सेल्स पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। ये नंबर बहुत बड़ा लगता है लेकिन इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि 500-600 जो स्टेम सेल्स होते हैं जब इनको मोबिलाइज किया जाता है वो पर माइक्रोलीटर ब्लड के अंदर आ जाते हैं। तो 500-600 पर माइक्रोलीटर के अंदर आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जिस्म के अंदर 6 लीटर ब्लड होता है। 1 माइक्रोलीटर इज़ 1/1 लाख, यानी कि 1 लाखवां हिस्सा होता है 1 लीटर का। तो 6 लीटर या 5 लीटर ब्लड है तो ये नंबर कोई इतना बड़ा नहीं है 50 लाख। तो 50 लाख मिनिमम होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टारगेट होता है वो 1,20,000 स्टेम सेल्स जो कि CD34 पॉजिटिव होते हैं, उनका टारगेट होता है कि वो बॉडी से आइसोलेट करके उनको -80 पे फ्रीज किया जाता है। ये स्टेम सेल वाले हम पोर्शन जो एक वीडियो पिछली थी उसमें हम सारा कुछ ये बता चुके हैं। -80 पे उसको फ्रीज किया जाता है। एक सिटिंग में अगर वो स्टेम सेल्स एक सेशन में नहीं आए तो दूसरे सेशन में फिर उसको रिपीट किया जाता है, फिर तीसरे सेशन में, जब तक टारगेट वैल्यू अचीव ना हो जाए स्टेम सेल की मोबिलाइजेशन जारी रहती है। और 1 महीना मैंने जैसे पहले बताया कि पेशेंट की जो हीमोग्लोबिन है उसको ऊपर रखना है ताकि जो रेड सेल्स की प्रोडक्शन कम हो सके और स्टेम सेल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। उसके बाद अगला प्रोसीजर आ जाता है जो स्टेम्स जो ऑलरेडी पेशेंट की बोन मैरो है उसको उड़ाने का। ज़ाहिर है कि जब तक उसको उड़ाएंगे नहीं तो नई चीज़ वहाँ पे कैसे आगे होम करेगी। तो उसके लिए ब्यूसल्फेन यूजली यूज़ होती है, या कोई भी कंडीशनिंग रेजिमेंट्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। वो उसके लिए 1 और महीना चाहिए होता है, 1 महीना मज़ीद आपको चाहिए उसको। उसकी हीमोग्लोबिन जो है वो आप उसको रेज़ रखें मोर देन 10 और 11। 1 महीने के बाद फिर उसकी कंडीशनिंग होगी और उसके बाद फिर उसको उस पेशेंट के अपने स्टेम सेल्स जो उससे हार्वेस्ट किए गए थे, उससे निकाले गए थे, उसको ट्रीट किया जाता है विद जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का एक इंजेक्शन होता है, वो स्टेम सेल्स में इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है और वो जब स्टेम सेल्स में इन्फ्यूज़ किया जाता है तो उसके अंदर एक एबिलिटी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रिस्पर कैस9 के नाम से एक कॉम्प्लेक्स होता है। वो जो डिजीज्ड जीन है उसको काटता है और जो प्रॉपर जीन होती है जो कि नॉर्मल जीन होती है उसको स्टेम सेल्स के अंदर लगा देता है। यानी कि अब स्टेम सेल चेंज हो चुका है, अब स्टेम सेल बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। अब जो स्टेम सेल है वो थैलेसीमिया वाले सेल्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो आप और मेरे जैसा स्टेम सेल हो गया, यानी कि नॉर्मल जो जिसमें थैलेसीमिया नहीं है। तो वो स्टेम सेल फिर आईवी इन्फ्यूजन के ज़रिए पेशेंट को ड्रिप के ज़रिए वो पेशेंट को लगा दिया जाता है। वो जब लगा दिया जाता है तो उसके बाद फिर उसको फिर मॉनिटर किया जाता है। उसके रिस्पांस क्राइटेरिया हैं कुछ जो कि इस वीडियो का यानी कि नहीं है, वो तो डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। रिस्पांस क्राइटेरिया के रिकवरी क्राइटेरिया है, कौन से सेल्स बढ़ गए हैं, वाइट सेल्स कितने हैं, हीमोग्लोबिन कैसी जा रही है, उस दौरान बार बार ब्लड लगता रहता है। और उस दौरान फिर एक चीज़ और, हमने जब हमने हार्वेस्टिंग करनी है तो हमने एक बैकअप हार्वेस्ट भी करना है। बैकअप हार्वेस्ट जो है वो तकरीबन 1 से 2 मिलियन 10 से 20 लाख सेल्स होते हैं, जो कि अगर हार्वेस्ट जो हमने किया है, हमने जो जीन चेंज करके स्टेम सेल लगाए हैं वो अगर कम पड़ जाएँ तो मज़ीद पीछे से लगाए जा सकें, तो वो भी -80 पे उनको स्टोर रखा जाता है। तो वो जब उसको किया जाता है तो उससे फिर पेशेंट जो है वो उसमें ना क्योरिंग शुरू हो जाती है। जो डोनर है उसके लिए थोड़ी सी स्क्रीनिंग, जो पेशेंट है उसके लिए कोई स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है कि उसको हेपेटाइटिस ना हो, हेपेटाइटिस बी, सी, ए ये ना हो, HIV और HTLV ह्यूमन लिम्फोट्रोपिक लिम्फोमा वायरस 1 वो ना हो,
और इस तरह की बीमारियां ना हो, उसका लिवर कंप्रोमाइज़ ना हो, उसके किडनीज कंप्रोमाइज़ ना हो, क्योंकि वो स्टेम सेल की जो कंडीशनिंग है, यानी कि जब उसको बोन मैरो को उड़ाना है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो पेशेंट की सर्वाइवल ज़रा मुश्किल हो जाएगी। तो ये चीज़ें थी इसके लिए, इसके बारे में। आगे इसके जो इंटरैक्शंस हैं, जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं, वो बहुत सारी एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं वो अ, इसकी उसके साथ इंटरैक्शन होता है। अगर वो इसको अफेक्ट करती हैं, वो जीन को, इस प्रोसेस को फेल कर देंगे या उसको स्लो कर देंगे रिकवरी को। तो उसमें ये या तो को अल्टरनेट एंटीवायरल ढूंढी जाए, या फिर पेशेंट वायरस फ्री हो, वेट किया जाए उसके लिए कि ये वायरस फ्री हो, तो फिर हम इसको पेशेंट को दें। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स में जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स हैं, मुंह के अंदर छाले पड़ने, वो हो सकते हैं। वाइट सेल कम हो सकते हैं, जिससे फिर बुखार हो सकता है, उल्टियाँ, वॉमिटिंग और बुखार, बालों का झड़ जाना, नाक से खून बहना, पेन होती है, दर्द होती है, पट्ठों में दर्द, पेट में दर्द, जोड़ों में दर्द, खांसी, सर दर्द, पेट खराब, जिस्म के ऊपर रैश निशान पड़ जाते हैं, दिल घबराता है, दिल खराब होता है, मतली आती है, कब्ज़ हो जाती है, भूख कम हो जाती है, और जल्द के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के कलर डेवलप हो जाते हैं, ख़ारिश होती रहती है, और इन्फेक्शन वगैरह होती रहती हैं। ये इस टाइप की चीज़ें हैं जो कि इस पेशेंट में हो जाती हैं। और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ ज़्यादा सीवियर कंडीशंस होती हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें कुछ कम कंडीशंस होती हैं। तो एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकते हैं, लेकिन एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जो कि मैनेज किए जा सकते हैं, जिनका इलाज किया जा सकता है। यानी कि एडवर्स इफ़ेक्ट से डर के आपने ट्रीटमेंट को नहीं छोड़ना, क्योंकि एडवर्स इफ़ेक्ट तो कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि वो कंट्रोल नहीं होगा तो आप मरेंगे ना, तो अगर आप इलाज करवाएंगे ना, फिर तो आप ज़रूर मरेंगे। तो इसलिए जो ट्रीटमेंट है वो करनी जो है ज़रूरी है। और ये यंग बच्चों में 10, 11 साल, 12 साल की एज से बच्चों में ये शुरू हो सकता है, और अप टू 60, 65 ईयर्स इसके जो ट्रायल्स हैं डिफरेंट किए गए हैं। तो जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनमें भी असेसमेंट के बाद हो सकता है। असल चीज़ जो है ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का ही एक आप समझ लें कि बहन भाई है। तो जिन पेशेंट में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हो सकता है उनमें जीन थेरेपी भी हो सकती है, और जिनमें वो नहीं हो सकता उनमें जीन थेरेपी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये थी हमारी आज की इसके बारे में वीडियो। बाकी अगर कोई किसी के क्वेश्चन आंसर्स हैं तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये इसकी कॉस्ट क्या है। जनाब इसकी कॉस्ट है तकरीबन $2 मिलियन पर पेशेंट, यानी कि पाकिस्तान के आज के करेंसी रेट के एक्सचेंज के हिसाब से ये तकरीबन कोई 70-75 करोड़ रुपए बनती है। 70-75 करोड़ में कितने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, कितने पेशेंट्स को कन्वेंशनली ट्रीट किया जा सकता है, वो एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन बहरहाल दिस इज़ साइंस, और साइंस जो है वो कॉस्ट नहीं देखती, साइंस सॉल्यूशंस ढूंढती है। और होपफुली ये अभी 60-70 करोड़ की है, आने वाले 5-7 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर इसकी कॉस्ट 1 आधे करोड़ तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। फिर हर बंदे की रीच में भी आ सकती है। फिर इसमें गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, इसमें मल्टीनेशनल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो वो फिर कंपटीशन हो जाता है, तो कंपटीशन में आके प्राइसेस कम हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।